हाय स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ट्रांसपोर्ट का लेक्चर थर्ड है, पार्ट 3। हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ा, पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ा। अब हमने वो फैक्टर्स पढ़ने हैं जो डिफ्यूजन को जो है ट्रांसपोर्ट को इन्हेंस करता है या फिर उसको डिक्रीज़ करता है। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो ट्रांसपोर्ट का जो मैकेनिज़्म है, ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम है, उसको या तो इंक्रीज़ कर रहा है या फिर डिक्रीज़ कर रहा है उसको। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं लेक्चर्स में कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, लेकिन फिर भी हम इसको एक एक करके पढ़ेंगे। ये चार जो फैक्टर हैं ये ऐसे फैक्टर्स हैं कि जिनकी वजह से अगर ये है ज़्यादा है या कम है तो ये क्या कर सकते हैं, डिफ्यूजन को इफ़ेक्ट कर सकते हैं, या तो गुड मैनर में या बैड मैनर में। फैक्टर अफेक्टिंग डिफ्यूजन में परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज द मेजर डिटरमिनिंग फैक्टर फॉर द नेट डिफ्यूजन विच इन टर्न डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। डिफ्यूजन में सबसे मेन पॉइंट जो है वो परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन है। अगर सेल मेम्ब्रेन परमेबल है तो पास कर सकती हैं वो सब्सटेंस को, मॉलिक्यूल्स को। अगर सेल मेम्ब्रेन परमेबल नहीं है तो वो फिर ट्रांसपोर्ट नहीं करा सकती। क्लियर? लेकिन परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन डिपेंड करती है इन फैक्टर्स पर कि अगर ये फैक्टर है तो ही आप पास कर सकते हैं। कहाँ से? सेल मेम्ब्रेन से पास कर सकते हैं किसी मॉलिक्यूल्स को। जो मॉलिक्यूल्स पास होना चाहता है, जिस मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, अगर उस मॉलिक्यूल्स में ये खसूसियात हैं या सेल मेम्ब्रेन में ये करैक्टरिस्टिक है, कम है या ज़्यादा है, तो ये ट्रांसपोर्ट पॉसिबल है। अदरवाइज ट्रांसपोर्ट उस मॉलिक्यूल का नहीं होगा। जैसे कि थिकनेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सही कि सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी है, जो मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो लिपिड सॉल्युबल है या नहीं है। और हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स के लिए जो प्रोटीन चैनल्स थे किसी सेल मेम्ब्रेन में, वो प्रोटीन चैनल कम है या ज़्यादा है, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी है या उनकी डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी नहीं है। टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल पर भी डिपेंड करता है कि जो मॉलिक्यूल ट्रांसफ़र हो रहा है उसका साइज छोटा है या वो लार्ज साइज का है। एरिया ऑफ द मेम्ब्रेन पर भी डिपेंड करता है। मैं आपको एग्जांपल भी दे चुका था कि किसी क्लासरूम का जो डोर होता है, एग्जिट या एंट्री जो होती है, अगर वो बड़ी है तो उससे ज़्यादा लोग पास कर सकेंगे। अगर किसी क्लास का एंट्री जो है या एग्जिट दरवाज़ा जो होता है वो छोटा होता है तो उससे सिर्फ एक ही बंदा पास कर सकेगा। तो ये एरिया ऑफ द मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं। थिकनेस देखिए, थिकनेस जो है वो डायरेक्टली वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिफ्यूजन के। जितनी सेल मेम्ब्रेन थिक होगी उतना ही डिफ्यूजन मुश्किल होगा। सही है? जितना सेल मेम्ब्रेन थिक होगा, मोटा होगा, बड़ा होगा, सही है, तो सेल मेम्ब्रेन की लेंथ या विड्थ या जो थिकनेस होती है वो जितनी ज़्यादा होगी तो मॉलिक्यूल को पास करने के लिए बहुत ज़्यादा रास्ता तय करना होगा, तो उसकी वजह से डिफ्यूजन अच्छी नहीं होगी। तो हुआ क्या है कि अगर आप लोग देखें लंग्स और ब्लड के बीच जब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज होती है तो वहाँ पर सिर्फ एक वन सेल मेम्ब्रेन होता है, वन सेल मेम्ब्रेन होते हैं। वहाँ पर सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट होते हैं, एक लेयर सेल्स होते हैं, पर उसमें जो है वो दोनों डिफ्यूज़ करते हैं गैसेस। तो थिकनेस मेम्ब्रेन जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही मुश्किल होगी क्या ट्रांसपोर्ट करना, मूवमेंट करना मॉलिक्यूल्स की। लिपिड सोलबिलिटी, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि लिपिड जो है वो मेजर कंटेंट है सेल मेम्ब्रेन का और ये दो लेयर्स में अरेंज हुआ है। तो वो मॉलिक्यूल्स जो कि लिपिड में सोलबल होंगे वो अच्छी तरह पास कर सकेंगे, और वो मॉलिक्यूल जो अच्छी तरह जो लिपिड सॉल्युबल नहीं होंगे वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकेंगे। तो इसी वजह से अगर आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में देखें तो जो भी सिरप बन रहे हैं या जो भी ड्रग बन रहा है, मेडिसिन बन रहा है, उसमें क्या करेक्टरिस्टिक होगी कि उसमें यही एक करेक्टरिस्टिक होगी कि अगर उन्होंने इसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी करानी है तो वो लिपिड सॉल्युबल करेक्टरिस्टिक कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स फैक्टर वो अटैच कर देते हैं उसके स्ट्रक्चर में कि वो लिपिड सॉल्युबल होते हैं और उसकी वजह से क्या होता है वो ड्रग एब्जॉर्ब हो जाता है।
तो जो भी मॉलिक्यूल लिपिड सॉल्युबल होगा तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितने वो मॉलिक्यूल ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी लिपिड में उतना ही उसकी ट्रांसपोर्ट जो है वो इजीली होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन, अब चलो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस जो है उनके लिए तो डायरेक्टली पास कर सकते हैं। वो मॉलिक्यूल्स जो कि हाइड्रोफिलिक है, लिपोफोबिक है, लिपिड में वो सॉल्युबल नहीं है, तो उसके लिए फिर सेल मेम्ब्रेन में क्या है, प्रोटीन चैनल्स प्रेजेंट है। तो प्रोटीन चैनल्स अगर कम है या एक ही जगह पर है तो भी ट्रांसपोर्ट जो है वो इफेक्टिव नहीं होगा। इन प्रोटीन चैनल को थ्रू आउट द सेल मेम्ब्रेन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होना होगा, ताकि जहाँ कहीं पर भी आयंस आए, जहाँ कहीं पर भी हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स आए, वहाँ पर प्रोटीन चैनल प्रेजेंट हो और उनकी थ्रू प्रोटीन चैनल जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रासेलुलर में या इंट्रासेलुलर फ्लूइड से एक्स्ट्रा सेलुलर में मूवमेंट कर सके। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है लिपिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ चैनल की, कि एक पर यूनिट एरिया में जितने ज़्यादा चैनल्स होंगे उतना ही डिफ्यूजन अच्छा होगा, और नंबर जितने चैनल कम होंगे उतना ही डिफ्यूजन स्लो होगा। टेम्परेचर की अगर बात करें तो टेम्परेचर एफएसी को अगर आप याद रखें रिकॉल करें तो वहाँ पर क्या था कि जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था तो मूवमेंट ऑफ आयंस जो थे, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो रहे थे। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो इंक्रीज होते हैं टेम्परेचर के साथ, लेकिन एक स्पेसिफिक टेम्परेचर उस टेम्परेचर से इंक्रीज हो जाता है तो फिर वो सेल मेम्ब्रेन की डैमेज होना शुरू हो जाता है। मतलब 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है, तो 37 पर अच्छा ट्रांसपोर्ट होगा। उससे अगर टेम्परेचर कम होता है तो डिफ्यूजन कम होगा, और उससे टेम्परेचर ज़्यादा होता है 37 से तो सेल मेम्ब्रेन की डैमेज होगी, डिसरप्शन होगी। This is because of the increased motion of molecules and ions of the solution with increase in temperature। वही बात कर रहे हैं कि इनकी molecules की जो मोशन है वो increase हो जाती है, molecules और ions की मोशन टेम्परेचर के साथ, तो इसी वजह से डिफ्यूजन अच्छा होगा। साइज का देखें, मैं बता चुका हूँ कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना साइज़ ज़्यादा होगा उतना ही डिफ्यूजन कम होगा। साइज़ जितना छोटा होगा तो उसको छोटा सा चैनल भी मिल जाए तो भी वो पास कर सकेगा उससे। वो अगर बहुत ज़्यादा छोटा है, हाइड्रोफिलिक ही क्यों ना हो, लेकिन अगर उसका मॉलिक्यूल साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा कम है तो वो पास कर सकेगा। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है साइज़ ऑफ द मॉलिक्यूल के। साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल जितना ज़्यादा होगा तो डिफ्यूजन उतना कम होगा। तो एक ज़्यादा हो रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, तो ऐसे रिलेशन को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं, इन्वर्सली रिलेशन कहते हैं। एरिया ऑफ द मेम्ब्रेन देके मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जितना ज़्यादा एरिया होगा किसी सेल मेम्ब्रेन का उतना ही ज़्यादा क्या होगा, डिफ्यूजन होगी। जैसे आप लंग्स को देखिए, लंग्स का जो एरिया है 70 मीटर स्क्वायर है, तो 70 मीटर स्क्वायर का अगर आप देखें तो एक लंग का जो एरिया है वो तकरीबन एक बड़े रूम जो होते हैं, एक बड़ा हॉल जो होते हैं उतना होता है। तो ये इसलिए कि जितना ज़्यादा क्या होगा, जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ही ज़्यादा मॉलिक्यूल्स क्या कर सकेंगे, क्रॉस कर सकेंगे किसी मतलब उतना ज़्यादा ही मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्रॉस कर सकेंगे मेम्ब्रेन को। तो जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल क्रॉस कर सकेंगे तो इसका मतलब है कि डिफ्यूजन ज़्यादा है। एरिया ऑफ द मेम्ब्रेन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना एरिया ज़्यादा होगा उतना ही ट्रांसपोर्ट भी ज़्यादा होगा, डिफ्यूजन भी ज़्यादा होगा। यहाँ पर आप देखिए ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है और ये इंट्रासेलुलर फ्लूइड है, ये मेम्ब्रेन सरफेस है उसका, सही है। अब कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करते हैं, ये हम बाद में पढ़ेंगे कंसंट्रेशन पर, कि यहाँ पर अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो डिफ्यूजन ज़्यादा होगी इस तरफ, अगर यहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो इस तरफ इनकी मूवमेंट होगी। तो कंसंट्रेशन का जो डिफरेंस होता है जिसको कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं वो ज़रूर होना चाहिए। अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं होगा तो मूवमेंट पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमेशा आयंस की मूवमेंट जो है या तो वो हायर से लोअर की तरफ होते हैं विदाउट एनर्जी, या लोअर से हायर की तरफ होते हैं विद द हेल्प ऑफ एनर्जी। तो ये लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस अगर आप देखें, अगर ये लिपिड सॉल्युबल है तो वेल एंड गुड पास कर सकेगा। अगर लिपिड सॉल्युबल नहीं है, वाटर सॉल्युबल है, तो ये पास नहीं कर सकेगा, इसको रिजेक्ट किया गया है। इसी वजह से सेल मेम्ब्रेन को कहते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, बिकॉज इट इज़ सेलेक्टिव इन नेचर।
किसी चीज़ को पास करता है, दिल करता है तो कर देता है, अगर किसी चीज़ को पास नहीं करता तो उसको रिजेक्ट कर देता है। लेकिन कुछ फैक्टर है, पहला है लिपिड सॉल्युबिलिटी, दूसरा है मॉलिक्यूलर साइज। मॉलिक्यूलर साइज कम है तो पास कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर साइज ज़्यादा है तो ये पास नहीं कर सकते, इसको रिजेक्ट कर दिया गया है। हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक मीन लिपोफिलिक मॉलिक्यूल होंगे, जो गैसेज होंगे वो पास कर सकेंगे ज़्यादा। अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, वो भी पास कर सकते हैं। और अगर मॉलिक्यूल अनचार्ज्ड है लेकिन उनका मॉलिक्यूलर साइज ज़्यादा है तो मॉलिक्यूल साइज तो हमने पढ़ लिया कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मीन कि इनकी ट्रांसपोर्ट अच्छी नहीं होगी। अब ये देखें चार्ज्ड भी है, आयंस हैं, आयंस और चार्ज मॉलिक्यूल जो है वो पास नहीं कर सकते, वो क्या करेंगे, इसको रिजेक्ट करेंगे। ये वही बात बता रहे हैं, गैसेज है, हाँ लिपोफिलिक सब्सटेंस है, स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल है, लार्ज पोलर मॉलिक्यूल को रिजेक्ट कर दिया गया है, चार्ज्ड मॉलिक्यूल आयंस को रिजेक्ट कर दिया गया है। मैक्रो मॉलिक्यूल, अगर कोई मॉलिक्यूल का साइज जो है बड़ा है तो उसको रिजेक्ट करते हैं, और अगर कोई नॉन चार्ज्ड है, अनचार्ज्ड है, सही है, तो वो पास कर सकते हैं। स्मॉल मॉलिक्यूल भी पास कर सकते हैं, लेकिन चार्ज्ड मॉलिक्यूल या आयन जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, मैं आपको बता चुका हूँ कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है जितना ज़्यादा ग्रेडियंट होगा, डिफरेंस होगा आउट और इन के इन्वायरमेंट में, उतना ही ज़्यादा डिफ्यूजन होगा। C0 जो है या C0 जो है ये क्या है, ये इंटरसेलुलर है कंसंट्रेशन, आप जो भी ले इसको आउटसाइड ले या इंटर साइड ले, कोई भी इसमें मसला नहीं है। C1 जो है ये ISF का कंसंट्रेशन है, आप इसको बाहर भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी, ऐसे नहीं है कि बस ये फ़र्ज़ है आप पर, नहीं, आप कुछ भी लो। कंसंट्रेशन C से आता है तो आप CACB ले लो, सही है, CO ले लो आउटसाइड और CI ले लो इनसाइड के लिए, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो ये कंसंट्रेशन डिफरेंस बता रहा है कि जितना डिफरेंस होगा ज़्यादा इनके बीच, सही है, तो उतना ही डिफ्यूजन अच्छा होगा, सही है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डिफ्यूजन जो है वो कंसंट्रेशन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के। मैं बता चुका हूँ पहले भी कि जितनी अगर बाहर और अंदर का जो एनवायरनमेंट है उनमें कोई डिफरेंस ही नहीं है तो फिर तो लोग कोशिश ही नहीं करेंगे ना। अगर आपको पता है, मैं मिसाल दे देता हूँ, अगर कोई बंदा बाहर जा रहा है किसी कंट्री में पैसे कमाने के लिए, तो वो इसीलिए जा रहा है ना कि यहाँ पर मैं पैसे नहीं कमा सकता, इतने में बाहर जाऊँगा तो मैं कुछ कमाऊँगा, तो इसलिए वो बाहर जाते हैं। अगर किसी बंदे को आप कहो कि आप यहाँ रहें, आप मंथली 50,000 मैं आपको दूंगा, और आप उसे कहें कि आप बाहर जाए, मैं मंथली फिर भी आपको 50,000 दूंगा, तो उसका दिमाग ख़राब है कि वो बाहर जाएगा। तो अगर इनसाइड और आउटसाइड या बाहर ममालिक से कोई बंदा पाकिस्तान आ रहा है तो अगर उसको यहाँ पर कोई फ़ायदा होगा तभी आएगा, वैसे तो नहीं आ रहा। तो ये कंसंट्रेशन, ये मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट तब ही होगी जब इन दोनों में डिफरेंस होगा एनवायरनमेंट में। अगर दोनों की कंसंट्रेशन सेम है, सोडियम वहाँ पर भी 50 है, यहाँ पर भी 50 है, तो सोडियम को वहाँ जितना जगह मिला है सेल के अंदर भी उतनी ही जगह मिलेगा, तो वो सेल के अंदर नहीं आ रहा। तो डिफरेंस होनी चाहिए इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट और एक्स्ट्रासेलुलर एनवायरनमेंट में। अगर इनमें डिफरेंस होगा तो ही नेट डिफ्यूजन है, अगर इनमें डिफरेंस नहीं है तो डिफ्यूजन पॉसिबल ही नहीं होगी। तो ये बता रहे हैं कि डी जो है ये डिफ्यूजन कॉशेंट है, सही है, कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट ये भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरह ही है, लेकिन उसमें हम कंसंट्रेशन बता रहे थे, यहाँ पर हम चार्जेस की बात करेंगे, इलेक्ट्रिकल जो चार्जेस होते हैं उसकी बात करेंगे कि जितने चार्जेस ज़्यादा होंगे बाहर, अगर पॉजिटिव चार्ज बाहर ज़्यादा है तो वो कॉमन सी बात है कि वो अंदर जाने की कोशिश करेंगे, और अगर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज सेल के अंदर ज़्यादा है तो वो बाहर की तरफ कोशिश करेंगे। तो ये वही कंसंट्रेशन जो मैं आपको बता चुका हूँ वही बात है। प्रेशर ग्रेडियंट भी वही है कि जिस साइड पर प्रेशर ज़्यादा होगा वो लो प्रेशर की तरफ क्या करेगा, कोशिश करेगा। लेकिन ये लो प्रेशर अंदर इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट में और या लो प्रेशर बाहर के एनवायरनमेंट में ये क्रिएट कौन करता है, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होते हैं वो एटीपी का इस्तेमाल करके, जब वो एटीपी का इस्तेमाल कर देते हैं तो वो किसी चीज़ को अगेंस्ट कंसंट्रेशन लेकर जाते हैं, वहाँ पर उनका प्रेशर ऑलरेडी ज़्यादा होता है, ये मज़ीद उनका प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं, तो वहाँ पर उनमें एक हिडन एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है, वो
सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, उस वजह से वो बाहर खड़े रहते हैं। लेकिन जैसे उनको मौका मिलता है क्रॉस करने की तो वो या अंदर से बाहर की तरफ आते हैं या बाहर से अंदर की तरफ आते हैं। वो इसलिए इन अटेम्प्ट to create a isotonic pressure between two sides of a cell membrane, कि सेल मेम्ब्रेन के जो दोनों तरफ की साइड्स हैं उनमें क्या क्रिएट हो, एक आइसोटोनिक इन्वायरमेंट हो, कि जितना प्रेशर सेल के अंदर है उतना ही किसी भी मॉलिक्यूल का प्रेशर सेल के बाहर भी हो। अगर इनमें डिफरेंस होगा तो मूवमेंट होगी, अगर दोनों सेम कंसंट्रेशन, सेम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, सेम प्रेशर ग्रेडियंट होगा तो मूवमेंट पॉसिबल नहीं होगी। थैंक यू। आप पढ़े इसको, फिजियोलॉजी की बुक सेम्बोलिंगम में भी है, बायोकेमिस्ट्री का फिजियोलॉजी की बुक गाइटन इन हॉल में भी है, बायोकेमिस्ट्री का बुक जो है वो सत्यानारायणा उसमें भी आपको मिल रहा है ये टॉपिक। बायोकेमिस्ट्री का जो बुक है चैटर्जी उसमें भी आपको मिल रहा है। मतलब कि आप कहीं से भी पढ़ ले इसको, ये बेसिक है। ट्रांसपोर्ट तकरीबन हमारा ख़त्म हो गया है, सही है, तो आप इसको पढ़ लें, समझे। किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम सिग्नल ट्रांसडक्शन पढ़ेंगे या कोई भी लेक्चर हम ले लेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।